नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे इस सारी सिचुएशन के ऊपर, और अभी मुझे आजिज नामरा की तरफ भी मैं जाऊंगी और उनसे भी बात करूंगी। आजिज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आजिज, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजिज, सबसे पहले तो मैं जैसे कि जो सब सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर मैं बात थोड़ी सी कर रही हूँ। आज हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस भी लिया है इस हवाले से, जो सारा मामला इस वक्त बना हुआ है। और आज खुद नोटिस में जो लार्जर बैंक में 3 सवालात रखे हैं जिन पर खासतौर पर गौर करने की बात है कि जी मुख्तलिफ हालात में सूबाई असेंबली तहलील होने के बाद आइन में सूबाई असेंबली के आम इंतखाबात के लिए निकात की क्या तारीख मुकर्रर है, किसके पास है, ये सारी चीजें आज बात की उन्होंने काफी सारे इश्यूज के ऊपर जो है, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इस पर बात की। सबने पाकिस्तान ने जो डेट अनाउंस की उसके ऊपर भी जो आर्टिकल है 57(1), जिसमें द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन, ये भी उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। अच्छा, अब सिर्फ थोड़ी देर पहले मंसूर आजम काजी भी बात कर रहे थे, जो कि अपना प्रोग्राम करते हैं, वो इस बारे में राय दे रहे थे कि जी जनरल इलेक्शंस जहां पे कराने की बात है उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो, लेकिन सवाल ये है क्या हालात बेहतर हो या जो भी ज़मीनी इंतखाबात है या जो भी इस वक्त सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात है, और पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इलेक्शंस हो। सो क्या पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इलेक्शंस होने चाहिए इस मौजूदा सूरत हाल में जो इस सिचुएशन बनी हुई है? प्लस एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या उसके बाद ये पॉलिटिकल जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी बन गई है और एक रेजिस्टेंस बन गई है, क्या ये रेजिस्टेंस कम होगी? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कूल डाउन हो जाएगी? अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में क्रिएट हो जाएगी? ये नहीं हो रहा क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिदा, दो चीजें हैं आपने जो सवाल किया और जिस सिचुएशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक उनका पॉलिटिकल साइड है और दूसरा उसका आईनी है। अब पॉलिटिकल साइड ये है कि क्या दो सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान की जो अब पाकिस्तान जो जिस सूरत हाल को फेस कर रहा है वो है बदतरीन मुआशी सूरत हाल। अब ये एक डिबेट है कि उसके जिम्मेदार कौन है, माजी में हम जाएं, मगर आज की सिचुएशन पे अगर हम बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि क्या दो सूबों में इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, और क्या जिन सूबाई असेंबलियों को डिसॉल्व किया गया उन सूबाई हुकूमतों में जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी उनके वजीर खजाना ने क्या IMF को ये खत नहीं लिखा था कि आप जो है वो किस्त जो है वो रिन्यू ना करें और पाकिस्तान से कोई ऐसा मुआहदा नहीं करें, हम गारंटियर नहीं है। तो एक तो उनकी ये विल है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के हवाले से, और वही पार्टी बार बार इस बदतरीन मुआशी सूरत हाल में अपनी अना की खातिर, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा की खातिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अब मिसाल के तौर पर कि 9 जो कौमी असेंबली के बाई इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान ने हिस्सा लिया। इट मीन्स कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की गई थी नेशनल असेंबली से उसको आपने ऑन किया और उनकी बाई इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया। एक शख्स ने हिस्सा लिया, उस पर होने वाले तमाम अखराजात और खर्चा था, उसका किसको फायदा हुआ? पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्योंकि एक ही इमरान खान 9 निशस्तों से इलेक्शन लड़े और ऑलरेडी वो मियाँ वाली की एक नेशनल असेंबली से थे, और किसी भी एक सीट का उसको उठाना है जो ऑलरेडी उठा चुके हैं। तो एक तरफ आप वहां ऑन करते हैं नेशनल असेंबली के स्पीकर के उस डिसीजन को, और एक ही जगह से आप खड़े होकर पाकिस्तान की मईशत से खिलवाड़ कर रहे हैं, और आगे बढ़ के आपने 2 सूबाई असेंबली को डिसॉल्व करा रहे। ये इसका पॉलिटिकल साइड। दूसरी बात यह है कि आईनी तौर पर आपने जिस शिक का हवाला दिया है उसमें यह नहीं लिखा गया कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट का कोई रोल है। वो जनरल इलेक्शन में जब एक असेंबली डिसॉल्व, यही पॉइंट आगाज में भी बात की है, बीच में भी, और यही मैं बात कर रही हूँ। जी, मैंने आपकी बात पहले नहीं सुनी थी इसलिए मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूं कि प्रेसिडेंट को जिस सूरत हाल में उन्होंने ये खत लिखा है आइन उनको इजाजत नहीं दे रहा। अब बात यह है कि वहां पर इलेक्शन होने चाहिए, जो असेंबली जाती है 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मगर वहां के गवर्नर का जो एक जवाब है या नुक्ता है उसको मुतमिन अदालत को वो करें। एक जगह पे आप कह रहे थे कि पंजाब के गवर्नर को ये इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसी सूबे की नई इलेक्शन के लिए गवर्नर डेट दें, तो उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया है और उनमें जरूर गवर्नर साहबान के मौकुफ भी सामने आ जाएंगे, मगर जहां तक प्रेसिडेंट साहब के मौकुफ की बात है
तो ये आइन उनको इजाजत कहीं भी नहीं देता। मैंने वो शिक नहीं देखी या पढ़ी या सुनी जहां पर गवर्नर को इस तरह कंट्रोवर्सी में आना चाहिए। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब को, और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने आज भी अपने आप को आईनी सदर, रियासत का सदर होने के बजाय उन्होंने पीटीआई के एक कारकुन, और जिस तरह पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मुंशी मुंशी करके पुकारती है, तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट का भी इस तरह का रोल है और इससे ज्यादा कोई अच्छा रोल नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है, आज ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग इस जमन में चले, आपने आईनी और सियासी दोनों मौजूआत पे बात कर दी ना, लेकिन जो मेरा सवाल है उसका भी जवाब दे दें। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तब भी, उसके बाद भी क्या सिचुएशन ठंडी होगी? आपस में जो एक सियासी खींचातानी है वो नहीं हल हो रही है, वो नहीं हल हो रही, और वो इस तरह नहीं होगी हल जैसे हर कोई एक दूसरे को खड़े होकर गाली गलौज कर रहा है, तुम ये कर रहे हो, तुम आओ, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें जेल में डालते हैं, तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुमसे बता लेते हैं, तुमसे ये करते हैं। ऐसी सूरत हाल अगर होगी मुल्क के अंदर, ये तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, एक तरफ से चोर लुटेरे की बात है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि जी तुम आओ बताते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में तो मुआशी बुरान कैसे ठीक होगा? बिल्कुल रिदा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिदा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपसे कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है कि हम एक दूसरे को सियासतदान चोर चोर कहते हैं और तमाम इल्जाम लगाते हैं, उस पर भी मैं कहता हूं कि मैं मीडिया को दावत देना चाहता हूं, कम से कम आपका चैनल ये पहल कर दे और तमाम बयानात निकालें जब से पीटीआई सियासत में आई है कि कितने यूटर्न्स लिए हैं, कितने इल्जामात लगाए हैं, कितने झूठे इल्जामात हैं उसमें, और नेब के कानून को चैलेंज करके टू फेस पॉलिसी जो उन्होंने दी है, एक तरफ उन्होंने नेब के हवाले से ऑर्डिनेंस लेके आए थे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नेब मेरे कंट्रोल में नहीं था और तमाम बाजवा साहब कर रहे थे, तीसरी जानिब वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे दौर में इतनी रिकवरी हुई है। तो ये तमाम गालम गलोच और पॉलिटिकल जो झगड़ा है उसके ऊपर आप एक प्रोग्राम्स करें, उसमें लाइव करें और सबको बुलाएं कि आप एक रिकॉर्ड पेश करें कौम के सामने कि किस पार्टी ने कितनी बदतमीजी की है और कितने झूठे इल्जामात लगाए हैं। एमएनएसटी जिसके लिए आराम हो उन्होंने दी, और ये तोशाखाना, ये सारे मामला उसमें लगा दें। मगर मैं अगेन कहता हूं कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो ड्यू टाइमिंग के अंदर होना जरूर चाहिए, मगर दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे कि क्या पॉलिटिकली कोई फायदा पहुंचेगा इन इलेक्शन से। मेरा मामला पॉलिटिकल से ज्यादा मुआशी है, और एक पार्टी अगर बार बार मईशत जो बिगड़ी हुई मईशत है उसको मजीद बिगाड़ने के लिए, श्रीलंका की मईशत से तशबीह देते हुए अमली तौर पर वहां पहुंचाने के लिए जिस तरह खिलवाड़ कर रही है अपनी जिद और अना के खातिर, मेरे ख्याल में ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। सही। नुसरत भाई साहब, आपसे भी सवाल यही है सेम, क्या आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं चोर चोर, और जिस तरह से सामने से फिर आती है वो राना सनाउल्लाह साहब की जो बात अभी आप करी थी, तो हल क्या होगा? आप लोग को लगता है सबसे हल हो रहा है? क्योंकि मसले तो मजीद बढ़ रहे हैं, गंभीर सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम क्यों बढ़ रहे हैं रिदा? हम किसी भी मसले हमारे गंभीर क्यों हो रहे हैं? जिस दिन से हमें निकाला गया है जिस तरह साजिश करके, उस दिन के बाद से खान साहब सिर्फ एक बात कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शन और साफ सुथरे इलेक्शन। लेकिन ये जो अभी इल्जामात लगा रहे थे खान साहब के ऊपर कि उन्होंने नैब को कहा ये, नैब को कहा ये, और फिर कह दिया रिकवरी इतनी हुई है फलानिम का, जो भी चीज है देखें उस वक्त के हिसाब से शायद बेहतरीन थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, नैब के तमाम कवानीन चेंज कर दिए। 49 करोड़ अगर आपने करप्शन की है तो nobody will going to ask you, क्योंकि वो करप्शन नहीं है। 50 करोड़ से करप्शन शुरू होती है, फिर आपने अपने माँ बहन भाई बेटे बीवी बच्चे पता नहीं किस किस के नाम जितने मर्जी पैसे कर दिए, जायदादें बनानी है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो ये किस किस्म के कानून है भाई? खुदा ना खास्ता हम लोगों ने कोई इस तरह का काम किया था? हम लोगों ने तो कानूनी तौर पे चीजें चलाने की कोशिश की और जितना चला सकते थे उन हालात में वो हमने चलाया, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल जो उस वक्त आया वो कोरोना का था। आपको पता है कोरोना के डेज में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज टॉपल डाउन हुई हैं, अमेरिका तक -16 पे चला गया, इंडिया -6 पे चला गया। हम उस जमाने में भी हमारी रेमिटेंस थी, उस जमाने में भी हम लोग बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, और क्या कुछ नहीं हो रहा था? मुझे बताइए, हमारी रिजर्व 8 करोड़ से 18 करोड़ पे चली गई,
اور اس کو ان لوگوں نے آتے ساری 2 ہفتوں میں واپس 8 کروڑ پہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب 2 پوائنٹ کچھ رہ گیا ہے ریزرو میں. سارے ممالک ناراض ہو گئے. ٹرکی منع کر رہا ہے بھائی کہ مت آؤ مت آؤ، لیکن وہ چلے جا رہے ہیں. مطلب ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ لوگ مر رہے ہیں بھائی، لوگ مر رہے ہیں، لوگ مرے ہیں. 47,000 people died in that earthquake. وہ کیسے آپ کو استقبال کرے، آپ کو پروٹوکال دے؟ پھر جو سامان بھیج رہے ہیں وہ انہی کا ٹرکی کا بھیجا ہوا سامان واپس چلا گیا. کہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ لوگ کون لوگ ہیں بھائی؟ مجھے تو لٹرلی نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ایلینز ہیں کیا؟ کوئی اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے کیا؟ صدر کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ ہماری طرف سے نہیں کھیل رہے، وہ پی ٹی آئی کی صدر ہے. پی ٹی آئی کے بالکل نہیں، انہوں نے پچھلے 4.5 سال ہونے والا ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری طرف سے نہیں کھیلے. لیکن وہ ایک لا کو اوپر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لا کے حساب سے چیزیں چل رہی ہوں، اور اسی حساب سے انہوں نے ابھی تک کام کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی اگر انہوں نے کہا ہے کہ 9 اپریل کو الیکشن ہونا چاہیے یا جو بھی، تو وہ اس حساب سے ہے کہ 90 ڈیز ہونے چاہیے. جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ 91 ڈیز نہیں ہو سکتے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ گئے. آپ پاکستان کو کہاں پہنچا کے کون سی تسلی ملے گی آپ کو؟ پاکستان کو تو ڈبو کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دنوں میں ہی اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے مجھے، کہ جن حالات میں انہوں نے پاکستان کو پہنچا دیا، امریکہ آئے گا کہے گا جی اپنا نیوکلیر ایسٹ ہمیں دے دیں، اپنے میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں دے دیں اور اتنے پیسے لے لیں. جو ایگزیکٹلی یوکرین کے ساتھ کیا ہے. ہمارا سسٹم پھر بھی اتنا ایڈوانس نہیں تھا، یوکرین کا ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس تھا. اور آپ دیکھ لیں یوکرین کا حشر، امریکہ نے اس کو بھی یہی کہا تھا. وہ تو جو ان کے لیڈر صاحب تھے وہ پیسے دبا کے چلے گئے، لیکن آج کیا حال ہو رہا ہے یوکرین کا آپ دیکھ لیں. اس سے کہیں برا حال ہمارا ہوگا. ادھر سے انڈیا ادھر سے اسرائیل کرے گا ہمارے پر حملے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نصرت بھائی صاحب آپ کا، سینٹر راجد عامر صاحب آپ کا. ناظرین، یقینی طور پہ جو اس وقت مشکلات ہیں، حالات ہیں، اس کے اندر ساری سیاسی جماعتوں کو میں بار بار کہہ رہی ہوں ایک ساتھ بیٹھنے کی اشد ضرورت ہے. سیاستدان ایک دوسرے سے اس طرح سے لڑیں گے تو یہ نظام ہی کہیں پورا نہ لپٹ جائے، کیونکہ اس نظام میں بہت نقائص ہیں اور وہ نقائص ہم سب کے آپ کے سامنے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ گولہ باری اور بیان بازی سے نہیں معاملات حل ہوتے. مسئلوں کا حل جو ہے وہ ڈسکشن سے، ٹیبل ٹاک سے اور باہمی رضامندی سے ہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا خیر صافی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.